हे वेलकम बैक टू चैनल मास्टर 9.8 जहां मिलता है आपको एग्जाम क्रैक करने का 100% कॉन्फिडेंस। और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। इस वीडियो में देख ही रहे हैं आप 2020 सीरीज नाम ना देकर हमने इसको क्या नाम दिया, टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज। 20 क्वेश्चन है, 20 टिप्स हैं, 20 ट्रिक्स हैं और पूरी कोशिश है कि 20 मिनट में हो। किसी क्वेश्चन में समझाना ज़्यादा पड़ गया तो अलग बात है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन सवाल करने का टारगेट रहेगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, हर सवाल को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी देखें। सवाल को पहले पॉज करें, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं होता फिर आप वीडियो को आगे प्ले करें। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लें। जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं ये पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना वक्त बर्बाद किए। कॉपी पेन निकालो, नोट्स बनाने शुरू करो। जी हाँ, ये सवाल हैं सारे के सारे प्रोजेक्टाइल मोशन पे। सारे के सारे सवाल किस पे हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन पे। नीट जेई दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट। हर सवाल में आपके लिए जो यहाँ पर रखा है, कोटा के मटेरियल से निकाल के चुन के सवाल रखे हैं। ठीक है, तो पहला सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ध्यान से पढ़ें। आप पहले सवाल को ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, मैं आपके साथ रीड करता हूँ। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी ai कैप प्लस bj कैप एंड इट्स रेंज इज ट्वाइस द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट, देन व्हाट। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, कह रहा है कि अगर ऐसा है तो इन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहली बात, आप सवाल को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ठीक है, मैं आपसे बात करता हूं कि यहां पर सबसे पहले हमने देखा कि जो u दे रखी है वो ये दे रखी है, u वेक्टर, यानी कि ai कैप प्लस bj कैप। तो ये आपके पास अगर आपको डायग्राम समझ में आता है प्रोजेक्टाइल का, तो ये आपको ux और uy बता रखी है। क्या बता रखी है? ux और uy। आओ देखते हैं। अगर ऐसे पार्टिकल को किसी वेलोसिटी से उछालते हैं और वो पार्टिकल ऐसे चला जाता है, ये तो यहाँ पर ये जो u वेलोसिटी है, इसी के 2 कंपोनेंट हैं। ये एक है ux और एक है uy। यहाँ पे ये कितना दे रखा है a और ये कितना दे रखा है b। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइट के डबल है रेंज, तो हाइट कितनी होगी? uy स्क्वायर बाय 2g, ये हाइट का फॉर्मूला है, यानी कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, तो यहाँ पे uy किसके इक्वल है? b, तो हाइट हो गई b स्क्वायर बाय 2g। और रेंज की अगर मैं बात करूँ तो क्या फॉर्मूला होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। तो साइन 2 थीटा को आप एक्सपेंड कर लो, वो क्या आएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो जैसे ही मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो यहां पर एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, नया कॉम्बिनेशन है। यहां पे u को भी 2 बार लिख लो आप, एक u साइन थीटा के साथ तो ये u साइन थीटा, और एक u कॉस थीटा के साथ तो u कॉस थीटा, यानी कि यहां पे ux uy दोनों ही हैं, ux और uy दोनों ही हैं यहां पर। तो क्या बन गया? u x uy 2 बाई जी। तो क्या फॉर्मूला बन गया? 2ab बाई जी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि रेंज जो है वो हाइट के डबल है। तो जैसे मैं क्वेश्चन को फॉलो करता हूं, देखना मेरा आंसर मुझे मिल रहा है क्या। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ h, यानी कि 2ab बाई जी इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाय 2g। तो काटो जो कट रहा है, g से g कट करो, एक b से एक b कट करो, तो b इक्वल्स टू क्या आ गया? 2a। b इक्वल्स टू क्या आ गया? 2a। बात समझ में आ गया? तो b इक्वल टू 2a इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है, b इक्वल्स टू 2a। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी।
अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मिले, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं आपके साथ रीड करता हूं। द इक्वेशंस ऑफ मोशंस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन इन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम ओरिजिन आर। एक्स की इक्वेशन दे रखी है अलग से, वाई की इक्वेशन दे रखी है अलग से। ठीक है, एक्स है 8t और वाई है 6t माइनस 10t स्क्वायर। पूछ क्या रहा है आपसे, देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि जिस मोमेंट पे पार्टिकल को थ्रो किया गया है किसी वेलोसिटी के साथ, तो किस एंगल पे थ्रो किया गया, ये सवाल है। तो अगर यहाँ पे आपको x दिख रहा है तो x को डिफरेंशिएट अगर मैं कर दूँ तो क्या मुझे vx मिल जाएगा, यानी कि 8t का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 8, तो vx क्या है 8, और ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, यानी कि जिस वक्त लॉन्च किया गया होगा और जब तक ये वापस हिट नहीं कर जाता हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। तो ये थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन 8 मीटर पर सेकेंड है। वहीं दूसरी तरफ y भी है हमारा, वो कितना है 6t माइनस 10t स्क्वायर। तो dy/dt जब आप करोगे तो क्या मिलेगा 6t का 6 माइनस 10 2t, तो क्या मैं इसको 20t लिख दूं, तो 6 माइनस 20t। अब ये आ गई vy एट एनी टाइम t, लेकिन मुझे इनिशियल वेलोसिटी अगर पता लग जाए, मुझे यहाँ पर एक ये वाली वेलोसिटी पता लग जाए vx, बोले तो ux इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, और एक वेलोसिटी ये पता लग जाए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। तो जैसे ही मुझे ये मिल जाएंगी तो क्या मैं tan थीटा का इस्तेमाल करके uy/ux कर पाऊंगा। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस तो मुझे मिल गई, वो कितनी है ux, और y बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है कि मुझे यहाँ पे uy निकालने के लिए टाइम को 0 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कितनी आ जाएगी 6, तो uy कितनी आ गई मेरे पास 6, uy कितनी आ गई मेरे पास 6 आ गई, और मेरे पास ux ऑलरेडी थी, वो कितनी थी 8। तो tan थीटा कितना आ गया यहाँ पे 3/4। तो ऑप्शन कौन सा फिट हो रहा है यहाँ पे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्लीज आप इसको देखें, डाउट है तो मुझको बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा सवाल है, ठीक ठाक सवाल है, मेरे साथ रीड करें। अ बॉडी इज थ्रोन विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम अ परफेक्ट इन इलास्टिक हॉरिजॉन्टल फ्लोर। मतलब एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, वहां से फेंका गया है, कितनी स्पीड से 30 है, और 30 डिग्री पर फेंका गया। ठीक है, द टाइम आफ्टर विच इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। सवाल को सोचो क्या पूछा है, इस इतनी लाइन को बार बार पढ़ो अगर आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा है। एक मूवी थी नील बट्टे सन्नाटा, एक स्टूडेंट के लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसा ही दिखाने की कोशिश की है, उसमें कुछ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड मूवी है। तो उसमें एक बच्चा होता है जो टॉपर होता है, तो वो किसी बच्चे को पढ़ा रहा होता है। तो पढ़ाते वक्त वो एक बात पूछता है, वो जो जिसको पढ़ा रहा होता है वो सवाल पूछता है कि ये सवाल का मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या होना है। तो वो कहता है सवाल को ही पढ़ो बार बार, क्योंकि सवाल के अंदर ही आधा जवाब छुपा है। अगर आपको सवाल समझ में आ गया तो आप जवाब ढूंढ ही लोगे, अगर सवाल ही समझ में ना आए तो किस बात का जवाब ढूंढें। तो मैं यही कह रहा हूं, द टाइम आफ्टर विच इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, अगर ये पार्टिकल अब जाकर जमीन पे वापस हिट करेगा तो मैं ये जानता हूं कि ये जो हिटिंग एंगल है ये भी 30 डिग्री होता है, ये इतने एंगल पे ही जाके हिट करता है, मतलब ये वाला एंगल भी कितना है 30 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, यहां पर एक तो ये है 30 और एक ये है 30, तो ये जो दो वेलोसिटी कंपोनेंट हैं, यहां पे बीच में वेलोसिटी वेक्टर क्या ऐसे ऐसे बदलेगा, देखो ऐसे बदलेगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर क्या वो कभी हो भी पा रहा है कि नहीं? इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होने के लिए उसे हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा, लेकिन 60 डिग्री तो वो अपने जीवन में नहीं बना पा रहा है। अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही क्या बात?
60 डिग्री तो कभी बना ही नहीं पा रहे, मैक्सिमम 30 डिग्री बना पाएगा। तो ये क्या कभी पॉसिबल है? तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो पाए, कभी थ्रू आउट द मोशन कभी हो पाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बात समझ में आई क्या? तो एक मैं आपको रिजल्ट दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लेस देन 45 डिग्री है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लेस देन 45 डिग्री है तो पूरे मोशन में पार्टिकल इधर से चलेगा उधर जाके टकराएगा, पार्टिकल इधर से चलेगा उधर जाके टकराएगा। तो इस पूरे मोशन में अपने इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर 45 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे आप प्रोजेक्ट करो तो ज़रूर एक इंस्टेंट ऐसा होगा, अगर 45 डिग्री एंगल से ज़्यादा पे आप प्रोजेक्ट करोगे तो ज़रूर एक एंगल ऐसा होगा कि जिस पे आपकी वेलोसिटी कंपोनेंट जैसे वेलोसिटी वेक्टर धीरे 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 जैसे चेंज हो रहा है, धीरे 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 जैसे चेंज हो रहा है, तो हो सकता है इनिशियल वेलोसिटी के वो परपेंडिकुलर कभी हो पाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है इन केस इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो यहां पर हम ऑप्शंस को देखते हैं कि क्या है, 6 सेकंड, 3 सेकंड, 1.5 सेकंड, तो ये सारे ही बेकार के ऑप्शन है। नेवर, बिकॉज थीटा इज लेस देन 45 डिग्री और 45 डिग्री से छोटा है तो कभी भी वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन के कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। तो उम्मीद है आपको मेरा सवाल समझ में आया होगा और जवाब भी समझ में आया होगा। मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए आप भी चलो, आइए आप भी चलें और सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए, a body is thrown from a point with speed 50 मीटर पर सेकंड at an angle of 37 डिग्री with horizontal। 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल से एंगल बना के एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और कितनी है स्पीड, 50 मीटर पर सेकंड। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आती है। When it has moved a horizontal distance of 80 मीटर, जब वो 80 मीटर का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाएगा, तब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से उस पॉइंट का जहां पे वो होगा, ध्यान से देखो, $50 मीटर पर सेकेंड से फेंका, 37 डिग्री पे फेंका, तो ये अपनी कुछ प्रोजेक्टाइल, ये ट्रेजेक्ट्री लेगा कि नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा जी। ठीक है, ये इसकी ट्रेजेक्ट्री हो गई। तो ये तो देखो पहले कि इसकी रेंज कितनी है, क्या वो 80 मीटर है भी, मतलब ये सवाल फिजिबल भी है, ये कैसी बात है। तो मैंने सबसे पहले इसकी रेंज कैलकुलेट करी। तो रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, u² साइन 2 थीटा बाय जी, यानी कि आप इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी लिख लें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। 37 है, क्या है 37, तो ये क्या हो जाएगा u² 2 साइन 37 कॉस 37। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। तो u कितना है 50 इंटू 50 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 3/5 और ये क्या है 4/5 डिवाइडेड बाय 10। तो इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो सॉल्व करके मेरे पास यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये 5 से ये गया, ये गया, ये गया, मुझे मिल रही है 80 मीटर से ज़्यादा रेंज। कितनी मिल रही है मुझे रेंज? 240 मीटर मिल रही है मुझे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि पूरी रेंज जो है वो तो 240 है, वो तो कितनी है 240, लेकिन मेरे से तो सवाल किया गया सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 80 मीटर जब ये चल जाएगा, कुछ तो दिखो, हाँ जी 80 मीटर पे, ठीक है 80 मीटर्स पे हमें बात करनी है। तो पार्टिकल कहीं यहाँ होगा, मतलब मैक्सिमम हाइट को भी टच नहीं किया होगा। तो इस सवाल में मुझे पर्सनली एक बात लगती है कि उसे ऐसा कहना चाहिए था कि इस डिस्टेंस की अगर बात करो तो डिस्टेंस तो ये पूरा है कि पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि बच्चा इसको सॉल्व करने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि उस पॉइंट का इनिशियल पॉइंट से कितना डिस्टेंस होगा। तो इस सवाल में अगर आप कहो कि डिस्प्लेसमेंट निकलवा रहा है वो कि 80 मीटर पे जब पार्टिकल हॉरिजॉन्टली चल चुका होगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ऐसा भी कह सकते हैं, या कहें कि इनिशियल पॉइंट से और उस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला टाइप 10th क्लास वैसा ही। तो यहाँ पे क्या करें, अगर मुझे पता लग जाए कि ये कितनी है तो मैं इजीली इस सवाल को कर ले जाऊंगा, हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। तो ये कैसे करें, मेरे पास एक इक्वेशन है, अनदर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, आप भी उसे जानते होंगे, y = x tan थीटा 1 - x/r।
ठीक है, एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। और जैसे ही आप ये करोगे तो एक्स कितना है यहाँ पे, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स 80 कॉमा वाई, तो 80 पुट करो, tan 37 कितना होता है 3/4, थीटा को 37 पुट करा 1 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 240। इन सभी को सॉल्व करके y आ जाता है 40 मीटर। कितना आ जाता है 40 मीटर। तो अब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करने की अगर बात करो इस ट्राइंगल में, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको नाम दे दूं ओ ए बी, तो ओ बी कैसे निकालते हैं, ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो इनको पुट करने के बाद जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 40√5, यहाँ पे 80 स्क्वायर। सर याद कर रखे हैं क्या आपने, बाबा मैंने सॉल्व किए हैं, पहले आपको कराने से पहले मैंने इसकी एक शीट बनाई, ठीक है, आपके लिए शीट बनाई जो आपको पीडीएफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है जिसका लिंक, ठीक है। तो मैंने इसको सॉल्व की तो मुझे कुछ चीज़ें डायरेक्ट याद हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसी को सॉल्व करके 40√5, और ना आए तो मैं हूँ ही आपके लिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कुछ हाइड नहीं है। तो कितना आ रहा है 40√5, दैट्स इट। तो उम्मीद है मज़ा आ रहा होगा सवाल करते हुए। 5वां सवाल तक हम पहुँच चुके हैं। 5वां सवाल आपके पास ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो देखो भाई 5वां सवाल क्या है, एक गोली मार रहा है हंटर, ठिचकियाँ, और जैसे ही उसने बंदर को गोली मारी, बंदर की तरफ गोली मारी, जैसे ही गोली की आवाज़ सुनी बंदर ने पाँव नहीं छोड़े, हाथ छोड़ दिए, ऐसे पकड़ रखा था पेड़, और एकदम ने बंदर ऐसे छोड़ दिया, श्यूं बंदर नीचे। तो उसने जब बंदर वहाँ पे था ऊपर किसी पॉइंट पे, मान लो सवाल पढ़ लो आप कि बंदर यहाँ पे था, पेड़ पे ऊपर लटका हुआ बैठा था, ये पेड़ है हमारा, ठीक है, ये बंदर है, शुप 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 शुप। तो यहाँ से बंदूक ने गोली चला दी, पिस्टल ने, ठीक है, गोली चली। अब गोली जो चली तो यहाँ इस बंदर की तरफ करके चलाई गई थी, तो बंदर को डायरेक्ट एम करके गोली चलाई गई है, डायरेक्ट एम करके वहीं पे। अब एक बात सुनो, एम तो आपने कर दिया, जैसे ही बुलेट बाहर निकलेगी गन से तो क्या ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाएगी, मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल उसे खींचेगा, तो क्या वो ऐसे ट्रेजेक्ट्री लेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, हाँ या ना। तो जहाँ आपने जिस डायरेक्शन में करके हिट किया था वो उस डायरेक्शन में सीधी चलती हुई नहीं जाएगी, वो पैराबोलिक पाथ लेके नीचे आ जाएगी। तो ध्यान से सुनो, सवाल ये पूछा गया है, एट द इंस्टेंट बुलेट लीव्स द गन मंकी ड्रॉप्स द बुलेट। क्या मंकी को हिट कर पाएगी, मिस कर देगी, या कुछ कहा नहीं जा सकता। देखो जैसे ही बंदर ने पेड़ को छोड़ा वो भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और बुलेट ने जैसे ही गन को छोड़ा वो भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल है। तो ध्यान से सुनो कि जितना डिस्टेंस बंदर नीचे गिर जाएगा, बुलेट भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ चल चुकी होगी, और बुलेट जाके सीधा उसको हिट कर देगी। इसको और आसानी से मैं ऐसे समझा सकता हूं कि देखो एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला केस पढ़ा है आपने, तो अगर बुलेट ऐसे सीधी आपने टारगेट करी, ये बंदर है तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा बंदर, ठीक है, मेरा नहीं हो, तुम्हारा। तो जैसे ही बुलेट बाहर निकली, क्या बुलेट का पाथ ये होने वाला है, और बंदर ने जब अपने हाथ जो पकड़ रखी थी उस पेड़ को छोड़ दिया, तो क्या वो भी अब नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जितने टाइम में इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, जितने टाइम में इसने वाई की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिया, उतने ही टाइम में इसने भी सेम डिस्प्लेसमेंट लिया होगा। तो बुलेट का भी और बंदर का भी सेम डिस्प्लेसमेंट होगा वाई के अलोंग, ठीक है। इसका भी वाई कितना है, हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, और इसका भी कितना होगा, हाफ जी टी स्क्वायर। तो दोनों सेम नीचे गिरेंगे और बुलेट जाके सीधा उसको हिट कर देगी, ठीक है। तो इसका आंसर है हिट्स द मंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पढ़ो सवाल पढ़ो। 6 क्वेश्चन। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स फ्रॉम द टावर विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। कुछ ऐसा हो रहा है कि टावर पे खड़ा हुआ है कोई बच्चा, और उसे वहाँ से शरारत सूझी, तो उसने क्या किया, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से मार्क करते हुए पत्थर को उछाल दिया है, पत्थर उछाला, बॉल उछाल दी,
ठीक है, कितनी स्पीड से? 50 मीटर पर सेकेंड। सवाल ये है, द हाइट ऑफ द टावर इज 70 मीटर, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ थ्रोइंग विल द बॉल रीच द ग्राउंड। ठीक है, कितनी देर में बॉल ज़मीन पे आके गिर जाएगी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने वाली बात है और ये डायरेक्ट हम क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट्स यूज़ होंगे। एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। तो जब ये नीचे आके गिरेगा, पूरा पार्टिकल इधर नीचे आके गिर जाएगा, तो कितना डिस्प्लेसमेंट चल जाएगा? वो -70। जिस पॉइंट से मैं अपना मोशन स्टार्ट करता हूँ उस पॉइंट को मैं ओरिजिन मान लेता हूँ। समझ में आई बात? तो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है? 50 sin 30। 50 sin 30 कितनी हो गई? यानी कि 25 इंटू टी। और ए वाई की वैल्यू कितनी है? -10 है क्या? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, तो -12 जी टी स्क्वायर यानी कि 10। ठीक है जी, माइनस। तो जैसे ही मैंने इसको देखा तो मुझे समझ में आया कि ये तो 5 बन चुका है, और 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 14 इक्वल्स टू 5t माइनस 5t स्क्वायर। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तो आप कर ले जाओगे यहाँ से 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 14 इक्वल टू 0। इन दो को सॉल्व, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके आपको दो रिजल्ट मिलेंगे टाइम के। एक रिजल्ट मिलेगा आपको t इक्वल टू 7 और एक मिलेगा t इक्वल टू -2। माइनस में कभी टाइम हो ही नहीं सकता, जिसकी वजह से मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो वो क्या है यहाँ पर? 7 सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये वही टाइम आएगा। बच्चा इसमें ऐसा सोचता है कि सर ऊपर भी तो जा रहा है, आपने सिर्फ -70 को कंसीडर किया, तो कन्फ्यूजन ना पाल लें बेवजह। 70 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट है। 70 सेंटीमीटर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और इस इक्वेशन में बखूबी पुट होती है ये बात कि 70 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, और u हमने पॉजिटिव रखी, वो ऊपर जाना u के पॉजिटिव साइन ने कवर कर दिया, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है माइनस के साथ। बात समझ में आई क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया। ठीक ठाक सवाल है, कोई ऐसा बहुत टफ सवाल नहीं, आप कर सकते हैं। प्लीज़ ध्यान से पढ़ें आप सवाल को। अ पार्टिकल मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन विद वेलोसिटी v इक्वल्स टू k1 i कैप प्लस k2 x j कैप। उसके पास दो वेलोसिटी हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। वाई एक्सिस की जो वेलोसिटी है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, उसमें एक बात ऑब्जर्व करें कि वो एक्स पे डिपेंड कर रही है। जितना एक्स बढ़ता चला जाएगा, जितना वो एक्स में ट्रैवल करता चला जाएगा, वाई में उतनी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। दो द वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज कांस्टेंट बट द वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस इज वेरिएबल। ठीक है, तो ये वेरिएबल वेलोसिटी वेक्टर है, कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर नहीं है। अब यहाँ पे k1 k2 तो कांस्टेंट हो गए, और उसने एक बात और बता दी कि इनिशियली जो पार्टिकल ने मोशन अपना स्टार्ट किया है वो कहाँ से स्टार्ट किया है? ओरिजिन से ही स्टार्ट किया है। ठीक है जी, तो देख लेते हैं हम इस सवाल को। इस सवाल में कोई ऐसी खास बात नहीं है, इजीली हो जाएगा। तो इस पार्टिकल ने ओरिजिन से ही स्टार्ट किया और ऐसे गया है, उसके पास एक वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर है। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पर जो Vx है वो क्या है बाबा? k1। तो Vx को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? dx बाई डी टी इक्वल्स टू k1। dx बाई डी टी इक्वल टू k1। और यहाँ पर अगर आप इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा k1 dt। अगर इंटीग्रेशन ना भी करें तो चलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x के अलॉन्ग कांस्टेंट वेलोसिटी है k1, वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पर x आ गया इंटीग्रेशन करने के बाद, इंटीग्रेशन dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन k1 dt। तो यहाँ पे क्या आ गया? x, और ये क्या आ गया? k1 इंटू टी। बात समझ में आई आपको? वहीं पैरेलली y के अलॉन्ग भी वो चल रहा था, तो y कितनी दे रखी है? k2x। तो ये क्या dy बाई डी टी लिखी जा सकती है? तो ये कितनी हो गई? k2 इंटू एक्स। x को मैं क्या लिख सकता हूँ? k1t, बिल्कुल लिख सकते हैं। k2x को पुट कर दिया मैंने k1 इंटू टी, तो dy बाई डी टी आ गया इसके। और dt को अगर मैं इधर ले जाऊँ, यहाँ से dt को उठाया और यहाँ पे ले गया, तो ये क्या बन गया? k2 k1 t dt। अभी क्या करो? इंटीग्रेशन करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कर रहे थे। तो
डी वाई का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे जब इंटीग्रेशन होगा तो k2 k1 तो आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे क्या डी टी डी टी अंदर रह जाएगा, तो y आएगा और यहाँ पे क्या आएगा k2 k1 टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अच्छा एक सी यहाँ पर भी आया था, लेकिन इनिशियल कंडीशन हमें दे रखी है कि t इक्वल टू 0 पे x 0 है, तो जैसे ही मैंने ये बात पुट करी कि t इक्वल टू 0 पे x 0 है तो c 0 आ गया और मेरा x यहाँ पे k1 t ही मिल गया। ठीक है, अब उसने कहा कि y इज इक्वल टू k2 k1 टी स्क्वायर बाई 2। अब t इक्वल टू 0 पे y भी 0 है, ऐसा भी उसने बता रखा है, तो यहाँ वाला c भी क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है भैया, तो y क्या आ गया मेरे पास k2 k1 टी स्क्वायर बाई 2। अब t को क्या मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ कि x बाय k1 इक्वल टू टी है, तो बताना ज़रा सा क्या आंसर आ गया फाइनली। इस t को पुट कर दो यहाँ पे y में जाके, तो आपका क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू k2 k1 एक्स स्क्वायर बाय k1 स्क्वायर। एक k1 को मार देगा, तो फाइनली आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है k2 एक्स स्क्वायर बाई 2k1, तो ये कौन सा ऑप्शन आ गया बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक ठाक सवाल था, ऐसा कोई बहुत टफ सवाल नहीं था, कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। A bullet is fired in horizontal direction from a tower while a stone is simultaneously dropped from the same point। क्या यही बात मैं आपको भी थोड़ी देर पहले समझा रहा था वो बंदर वाले सवाल में, कि बंदर पेड़ से लटका हुआ था, जैसे गोली चली उसकी तरफ जो तान के चलाई गई थी, तो उसी मोमेंट पे बंदर भी नीचे गिरने लगा। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आ चुका है, बुलेट भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आ चुकी, तो दोनों वाई डायरेक्शन में सेम डिस्प्लेसमेंट नीचे गिर जाएंगे। बात समझ में आई आपको, तो हिट कर जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पर एक बुलेट है, वही जो बात मैं आपको समझा रहा था सेम, कि एक को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देकर छोड़ा और एक को सिंपली क्या कर दिया रिलीज कर दिया, रिलीज्ड, और इसको इस ऑब्जेक्ट को क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u नॉट दे के छोड़ दी। तो होना क्या है इस सवाल में कि दोनों सेम टाइम पे ही नीचे आएंगे, अगर दोनों सेम हाइट से छोड़े गए हैं तो, क्योंकि ये u नॉट सिर्फ और सिर्फ इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। y डायरेक्शन में तो इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, y डायरेक्शन में इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ये जो नीचे गिर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ फ्री फॉल है, कि एज इफ द पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, और वही सेम केस ये है। तो ये दोनों सेम टाइम पे आके हिट करेंगे। समझ में आई बात, बहुत शानदार। तो क्या है द बुलेट एंड स्टोन विल रीच द सेम टाइम विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, अलग अलग नहीं। बच्चा इसको बोलता है कि ये जल्दी गिर जाएगा देर में गिरेगा, पूछो क्यों, तो कहता है ये ज़्यादा रास्ता चल के जा रहा है ना, तो ज़्यादा रास्ते का चलना, इसके पास वेलोसिटी भी तो ज़्यादा है, एक्स में भी है और वाई में भी है, ऐसा भी तो सोचो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, देखते हैं ध्यान से क्या है सवाल। इफ़ टी बी दी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ करंट of water and h be the maximum height attained by it from the point of projection, then h by t। देखो भाई सवाल को पढ़ लो आप दोबारा से, मैं एक्सप्लेन करूँ उससे पहले आप खुद से समझने की कोशिश करो कि एक पानी का फुहारा है, उसको आपने किसी एंगल पे करके ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, अब वो कुछ ऐसे करके जा रहा है, तो उसकी कुछ मैक्सिमम हाइट भी होगी और उसका कुछ टाइम ऑफ फ्लाइट भी होगा, तो दोनों का रेशियो क्या है, ये बहुत ही घटिया सा सवाल है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय, हॉरिजॉन्टल से एंगल दे रखा है क्या, प्रोजेक्शन एंगल, हाँ जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और ये क्या है 2u साइन थीटा बाय g, तो g से g कैंसिल, u से u कैंसिल, और साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, तो ये क्या बच गया 1/2u साइन थीटा बाय g, तो ये क्या बन गया 1/4 u साइन थीटा। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। एक बेसबॉल प्लेयर है, पढ़ लो आप सवाल। बेसबॉल प्लेयर कैन थ्रो अ बॉल एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस डी, यानी कि वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस डी फेंक रहा है ग्राउंड पे, तो ये रेंज है, एक किसी को फेंक देता है, तो ये कितनी है, ये डी दे रखी है, इस रेंज को क्या दे रखा है, डी दे रखा है। बात समझ में आई आपको। अब उसके बाद ध्यान से सुनो, वर्टिकल हाइट टू विच ही कैन थ्रो इट, वो कह रहा है उसके पास इतनी ही ताकत है, मतलब वो इतनी वेलोसिटी से ही फेंक सकता है, लेकिन बस वो इतनी ही वेलोसिटी से अब ऐसे फेंके तो कितनी हाइट अचीव कर लेगा।
समझ में आई बात? अगर वो इसी वेलोसिटी यू से ऐसे ऐसे फेंक दे तो कितनी हाइट अचीव कर लेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? चलो इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले आप खुद करो, फिर मेरा देखना कि मैंने कैसे किया। ठीक है, तो यहाँ पर रेंज का सबसे पहले फॉर्मूला टिकाओ लागे। रेंज का फॉर्मूला क्या है और हाइट का फॉर्मूला क्या है? हाँ जी, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। तो मैक्सिमम दूर फेंक रहा है, यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उसने कितना रखा होगा? 45 डिग्री पे रेंज क्या आती है? मैक्सिमम। अगर आप किसी यू से फेंक रहे हो और आपकी जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो आपने 45 रखी है, तो 45 पे जैसे ही आपने रखी तो रेंज क्या आ गई? मैक्सिमम आ गई। रेंज क्या आ गई? मैक्सिमम। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो रेंज कितनी है? मैक्सिमम डी है और ये किसकी इक्वल है? यू स्क्वायर बाई जी के। इसी के पैरेलल में हाइट अगर लिखूं उसी 45 डिग्री 90 डिग्री पे, तो यू स्क्वायर बाय 2g, क्योंकि मैं तो अब वर्टिकली फेंकूंगा ना। ये हाइट और इस आर में क्या रिश्ता है, यही मुझे जवाब देगा, यही मेरे आंसर टिक करवाएगा। तो यहाँ पर यू स्क्वायर बाई जी कितना आ गया? डी के इक्वल। तो एच कितना आ गया? सर ये समझ में नहीं आया मेरी, मैं दोबारा समझाता हूँ, ध्यान से सुन। कि रेंज तो उसने दे रखी है कि 45 डिग्री एंगल पे फेंक रहा है और वो मैक्सिमम दूर जहाँ फेंक सकता है, मैक्सिमम दूर जहाँ फेंक सकता है वो डी है, यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? 45 डिग्री। तो मेरा एक रिलेशन आ गया, डी किसके इक्वल है? यू स्क्वायर बाय जी के इक्वल। फिर मैंने कहा कि मैंने पार्टिकल को ऐसे ही ऊपर उछाल दिया, ऐसे ही ऊपर उछाल दिया। तो जैसे पार्टिकल को मैंने ऊपर उछाला, वर्टिकल डायरेक्शन में उछाला है ना, अभी किसी एंगल पे नहीं है, अभी एकदम वर्टिकल उछाला है उतनी ही वेलोसिटी से। तो हाइट कितनी आएगी बाबा? यू स्क्वायर बाय 2g। यही तो फॉर्मूला होता है कि अगर आप यू वेलोसिटी से ऊपर फेंको तो कितनी हाइट आती है? यू स्क्वायर बाय 2g। तो मैंने देखा यू स्क्वायर बाय जी तो डी के इक्वल है, तो यहाँ पे एच क्या आ गया? डी बाई 2। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ गया? 10th का ए ऑप्शन। 10th का ए ऑप्शन सही जवाब है। तो अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? स्टार मार्क कर लें इस सवाल को, अक्सर पूछा जाता है ये सवाल और बहुत ही बेसिक सा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट्स इट क्रॉसेस हाफ द मैक्सिमम हाइट? और मैं इसमें आपको एक रिजल्ट भी बताऊंगा, वो रिजल्ट आप नोट कर लेना। मतलब कह रहा है कि एक पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्टाइल हो रहा है, ठीक है, और उसमें मैक्सिमम हाइट जो है उसके आधी हाइट पे जो 2 पॉइंट हैं, उसके आधी हाइट पे जो 2 पॉइंट हैं, यानी कि एक ये और एक ये, इन दोनों को क्रॉस करे वो, तो एवरेज वेलोसिटी बतानी है इन 2 पॉइंट के बीच में। आपको लग रहा हो पता नहीं कितना टफ सवाल है, 1 मिनट का सवाल नहीं है, बहुत ही आसान है। ध्यान से सुनो, पार्टिकल का वाई डायरेक्शन में इन्हीं 2 इंस्टेंट को पकड़ो, इस वाले को और इस वाले को। तो इन 2 इंस्टेंट में, इस वाले में और इस वाले में, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसा है? 0 है। क्या टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है? तो एक पार्टिकल अगर चल के जा रहा है तो उसके डिस्प्लेसमेंट में आप सिर्फ क्या काउंट करोगे? sx। और उसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ux। उसके पास 2 वेलोसिटी है ना, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली तो चेंज होती ही नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो ux ही रहेगी। अब कितने टाइम तक चली? लेट्स से t टाइम चल गई भाई। इतना चलने में उसे यहाँ से जाके वहाँ, मतलब इन 2 पॉइंट को, ब्लैक जो डॉट्स हैं, इनको क्रॉस करने में उसे कितना टाइम लग गया? t टाइम लग गया लेट्स से। तो ux इंटू टी ही तो उसका sx होगा। ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है x के अलॉन्ग, ये sx होगा, और ये कितना होगा? ux इंटू टी। कितना होगा? ux इंटू टी। अब इतने ही टाइम से अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं, क्या मुझे एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी। तो वो किसके इक्वल आ गई? ux के ही इक्वल आ गई। समझ में आई बात आपको? सर वाई के लॉन्ग क्यों नहीं बात करी? क्योंकि वाई डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। वाई डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो किस बात की मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूं वाई के लॉन्ग? तो एवरेज वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही है। तो एक रिजल्ट यहाँ पर ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो, कि कभी भी 2 सेम हाइट के पॉइंट्स के बीच में अगर वो आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ ले तो वो u cos थीटा ही है, क्योंकि y डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है।
वो टोटल बात करेगा तो डिस्प्लेसमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसको डिस्प्लेसमेंट मिल पाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? वाई डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही डिस्प्लेसमेंट है। जितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट करेगा वो यू एक्स इंटू टी आएगा, डिवाइड बाई टाइम करेंगे तो वो यू एक्स ही आ जाएगा। यहाँ तक कि इनिशियल पॉइंट जो है और हिटिंग पॉइंट जो है, इन दोनों के बीच में भी अगर वो आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ ले तो वो यू कॉस थीटा ही होती है। समझ में आई बात? तो वो यू एक्स के ही इक्वल है। उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। जल्दी से देखो, मजेदार सवाल, बढ़िया सवाल। अ बॉय थ्रोज अ वेलोसिटी विद अ बॉय थ्रोज अ वेलोसिटी नो 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 अ बॉय थ्रोज अ बॉल विद वेलोसिटी v नॉट एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल एट द सेम इंस्टेंट ही स्टार्ट्स रनिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब ऐसा है कि खुद ही बॉल फेंकी और खुद ही भाग रहा है उसे कैच करने के लिए। बात समझ में है? क्या क्या करा उसने? खुद ही बॉल को ऐसे उछाली किसी एंगल पे और फिर खुद ही भाग रहा है उसके पीछे। कह रहा है कि वो उसे दोबारा कैच कर ले। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे बॉय को कितनी वेलोसिटी से भागना पड़ेगा? At the same time, at the same instant, he starts running with uniform velocity to catch the ball before it hits the ground. To achieve this, he should run with the velocity of. अरे भाई कितना घटिया सवाल है। क्या आपने देखते ही आंसर कर दिया होगा कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे करवाया गया है तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी स्पीड से चलेगा पार्टिकल? अगर उसने v नॉट से उछाल दिया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या होगी? v नॉट कॉस अल्फा। तो जब वो बच्चा जिसने वो उछाली, जब पार्टिकल यहाँ हो उसे यहाँ होना चाहिए, जब यहाँ पार्टिकल पहुँचे तो उसे यहाँ होना चाहिए, और जब वो यहाँ पहुँचे तो बच्चे को यहीं पे, जब पार्टिकल यहाँ आए तो बच्चे को यहीं पे होना चाहिए। तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलने की स्पीड इसकी भी वी नॉट कॉस अल्फा ही होनी चाहिए? एग्जैक्टली, वी नॉट कॉस अल्फा इज द राइट आंसर। बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आर्टिलरी piece which consistently shoots its shell with same muzzle speed has a maximum range of r to hit a target which is at r/2 from the gun and on the same level. At what elevation angle should the gun be pointed? ठीक है, सवाल ये है कि वो अपनी एक आर्टिलरी है, मतलब कुछ बजूका टाइप है, कुछ टैंक है, तो वो जब ऐसे शूट करता है तो कितनी दूर जाता है? आर रेंज मैक्सिमम उसे मिलती है, आर रेंज उसे मैक्सिमम मिलती है। ठीक है जी, आर रेंज उसे मैक्सिमम मिलती है। अब उसे क्या करना है? यहीं पे हिट करवाना है। ध्यान से सुनना, अब उसे क्या करना है? यहीं पे हिट करवाना है, r/2 पे ही। तो कह रहा है कि उसी वेलोसिटी से कितने एंगल पे फेंकूं कि पार्टिकल यहां आके हिट कर जाए। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो अब ये सवाल है। अब सवाल पढ़ लो दोबारा तो आपको और मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये सवाल है। ठीक है, अब इसको कैसे करें देखना ध्यान से। इसमें कुछ नहीं है, रेंज जो थी वो मैक्सिमम थी। क्या? मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज का क्या मतलब समझ में आता है आपको? कि u²/g, क्योंकि sin 2θ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये रेंज ये है। अब मैं कितने एंगल पे फेंकूं कि मुझे रेंज कितनी मिल जाए? आधी मिल जाए। ऐसा उसने सवाल में बोला कि रेंज कितनी हो? r/2 पे ही आके गिर जाए तो कितने एंगल पे फेंकना पड़ेगा? तो r/2 u², मैंने मान लिया कि थीटा पे फेंका, u² sin 2θ/g। अब u²/g अगेन किसके इक्वल है? u²/g किसके इक्वल है बाबा? r के इक्वल है। ठीक है, तो u²/g से इस r को कर दूं कैंसिल, तो sin 2θ हाफ के इक्वल आ गया। sin 2θ किसके इक्वल आ गया? हाफ के इक्वल आ गया। अब ऐसा कब हो सकता है? जबकि 2θ किसके इक्वल हो? sin 30 हाफ होता है ना, तो 2θ किसके इक्वल होगा? 30 डिग्री। तो थीटा किसके इक्वल हो गया? 15 डिग्री। लेकिन 15 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो जो मैं 15 पे अचीव कर सकता हूं वो मैं 75 पे भी कर सकता हूं। ऐसा मुझे कौन बताता है? ऐसा मुझे मेरा टॉपिक बताता है, मेरा मास्टर बताता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे सेम वेलोसिटी से फेंके गए दो पार्टिकल सेम रेंज अचीव करते हैं। क्या कहा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अलग अलग दफ़ा, अलग अलग बार आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से थ्रो करें और आपको जो रेंज मिलेगी वो सेम मिलेगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज सेम आती है। इफ यू आर थ्रोइंग द पार्टिकल विद सेम वेलोसिटी, तो भैया यहाँ पर आंसर है 75। क्वेश्चन नंबर 14।
बहुत ही बढ़िया सवाल, ठीक ठाक सवाल, एकदम एवरेज। बढ़िया मतलब कि तुम्हारे से हो जाएगा, बहुत इजी है। कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़ लो आप पहले पॉज करके, ठीक है। तो कह रहा है कि एक आदमी है, वो ऐसे बुलेट फायर कर रहा, मशीन गन, तो कह रहा है कि मैक्सिमम जो दूर जाता है वी वेलोसिटी, वी स्पीड से जाती है बुलेट, और मैक्सिमम दूर कितनी गोलियां बिछ जाएंगी, मैक्सिमम कितने एरिया में गोली बिछा सकता है वो, सवाल ये है। तो मैंने कहा रेंज मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, रेंज इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जी, वी स्क्वायर बाय जी। अब यही तो रेंज रेडियस का काम करेगी, तो एक सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा। समझ में आई बात? कि ये सर्कल नहीं है, ये कि ये आदमी बीच में खड़ा है, मैक्सिमम इतनी डायरेक्शन में रेंज, इधर 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 इधर, तो गोलियां जो बिछ रही होंगी वो एक सर्कल में आ जाएंगी, तो रेंज उसका रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेंज उसका रेडियस हो जाएगा। ये रेंज है, ये उसका रेडियस बन जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई वी स्क्वायर बाय जी का स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन बन गया? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ठीक ठाक सवाल है, पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं करवाता हूं आपको सवाल। एक कैनन है कि उसकी जो रेंज है वो आर है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। एच एंड एच डैश आर द ग्रेटेस्ट हाइट्स इन द टू पाथ्स फॉर विच दिस इज पॉसिबल। रेंज आर है, ठीक है भैया। एक बार उस पार्टिकल ने एक एंगल पे एच हाइट अचीव करी और एक बार उस पार्टिकल ने एच डैश हाइट अचीव करी। समझ में आई बात? तो ये हो गई आपकी एच डैश और ये क्या हो गई? एच। ठीक है, मैंने एक को एच डैश मान लिया और एक को क्या मान लिया? एच मान लिया। ठीक है, तो कह रहा है अब ये क्या हो सकता है, तो मैंने कहा भैया एक इसके बारे में मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि एक के लिए एंगल थीटा रहा होगा और एक के लिए एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा रहा होगा, थीटा एंड 90 माइनस थीटा। तो एच के लिए वेलोसिटी सेम है, तो एच के लिए क्या ऐसा लिखा जा सकता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। और एच डैश के लिए क्या लिखा जा सकता है? यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। एक एच है, एक एच डैश है, ठीक है। और रेंज कितनी है? आर। रेंज का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम नहीं बोला, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम नहीं बोला उसने, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, जैसे अच्छा इसमें एक छोटी सी हिंट है कि एच एच डैश एच एच डैश एच एच डैश तीन ऑप्शन में प्रोडक्ट है, तो मैं इनका प्रोडक्ट करके देखता हूँ, शायद मुझे कुछ और समझ में आ जाए। तो मैंने इन दोनों का जैसे ही प्रोडक्ट किया तो क्या आ गया मेरा? u की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4g स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, एक तरफ आपके सामने है रेंज का फॉर्मूला, तो ऐसे ही आपको देख के कुछ इंट्यूशन नहीं हो रही कि रेंज का स्क्वायर कर दूं तो कुछ मुझे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलने लगेगा। तो u की पावर 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g का स्क्वायर। बात समझ में आई? तो यहाँ पर अगर मैं इसका अंडर रूट लगाता हूँ तो बाहर क्या निकल के आएगा? u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो एक 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और एक 2 नीचे, तो क्या ये पूरी रेंज का फॉर्मूला बन जाएगा भैया? कौन सा फॉर्मूला बन गया? रेंज का फॉर्मूला बन गया। देखो कैसे, ये सिर्फ g, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, तो ये क्या हो गया? r बाय 4 स्क्वायर रूट करने पे हुआ। ये कब हुआ? ये जब मैंने स्क्वायर रूट कर दिया। तो अंडर रूट एच एच डैश इज इक्वल टू दिस, तो ये क्या है? r बाय 4। तो क्या ऑप्शन फिट हो रहा है हमारा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ें। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ ग्राउंड लेवल सो एज टू जस्ट क्लियर। ये स्टैंडर्ड सवाल है, हर किताब में मिलता है,
हर किताब में मिलता है ये सवाल, ठीक है। तो ध्यान से देखो आप इस सवाल को। सवाल को पहले पॉज करके पढ़ो, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। उसने कहा एक दीवार है, क्या है, एक दीवार है जो कि 4 मीटर की दूरी पर है और 4 ही मीटर उसकी हाइट है। स्टैंडर्ड सवाल है ये। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 4 मीटर दूरी पर है और दूर जाके गिर जाता है पार्टिकल। कितनी दूर जाके गिरता है? 14 मीटर की दूरी पर जाके गिर जाता है। उसने मेरे से पूछा कि कितनी वेलोसिटी से मैं फेंक दूं कि पार्टिकल बस उसको ग्रेज करता हुआ निकल जाए, सो एज टू जस्ट क्लियर। मतलब अगर ये दीवार है तो पार्टिकल बस ऐसे करता हुआ निकल जाए, ऐसे टच करता हुआ निकल जाए, तो बिल्कुल हो सकता है ये। उसके लिए उसने पूछा गया कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। चलो समझ में आया आपको। तो मैं इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूँ, अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूँ, तो क्या 4,4 लिख सकता हूँ। और मुझे क्या ये समझ में आता है कि ये पूरी रेंज है, तो रेंज कितनी हो गई? 18 मीटर। और आपको ये शायद इक्वेशन याद है कि y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। तो इस कोऑर्डिनेट पे मैं ये इक्वेशन अप्लाई करूं तो 4 इक्वल टू 4 tan थीटा 1 माइनस 4 अपॉन 18। यहां से सॉल्व करके tan थीटा आ जाता है 18 माइनस 4 यानी कि 14, 9/7। यानी कि एक ट्राइंगल आप अगर सोचो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 9 परपेंडिकुलर है, 7 बेस है, थीटा ये है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? √9 स्क्वायर 81 प्लस 7 स्क्वायर 49, 81 और 49 130, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमें बताना है कि u कितनी थी। तो आपके पास रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी। तो साइन थीटा भी यहां से निकाला जा सकता है। साइन थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा भी निकाला जा सकता है। तो u स्क्वायर 2 साइन थीटा कितना हो जाएगा? 9/√130। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 7/√130। और डिवाइड में क्या है? g। डिवाइड में कौन है? g। दिख रहा है आपको? बहुत शानदार। और रेंज भी गिवन है आपको कितनी? 18। तो यहाँ पे सिर्फ एक u स्क्वायर है जो अननोन है। अगर आप यहाँ पे g को 10 पुट करते हैं तो मैंने जो सॉल्व कर रखा है ये आता है u 185 समथिंग, कुछ ऐसा। तो g को अगर आप 9.8 रखोगे तब जाके आपका फिट आएगा एकदम आंसर 182। तो आप अप्रॉक्सीमेटली क्लोज आंसर को भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। 17 क्वेश्चन को आप देखें जल्दी से। 2 stones are projected with some speed and making different angles with the horizontal. Their ranges are equal. If the angle of projection of one is π/3, its maximum height is y1, then the maximum height. ओहो, बहुत इजी क्वेश्चन। पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो कि यहाँ से दो पार्टिकल बिल्कुल उछाले गए हैं, एक का एंगल थीटा होगा और तो दूसरे का एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। तो एक का अगर π/3 यानी कि 60 डिग्री है, एक का एंगल अगर 60 डिग्री है तो दूसरे का क्या होगा? 30 डिग्री, ठीक है। सेम वेलोसिटी से फेंका है, डिफरेंट एंगल है, तो इनकी हाइट्स कंपेयर करनी है। तो क्या आ जाएगा? अगर मैं इसको h1 कह रहा हूँ, इसको h2 कह रहा हूँ, उसने कहा π/3 वाला कितना है? y1 और दूसरे वाले को क्या मैं y2 कह दूँ? ठीक है। तो y1 कितनी आई हुई है हमारे पास? u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाय 2g, यानी साइन स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा? 3/4, ठीक है। तो ये y1 है। जब मैं यहाँ पे साइन 60 का स्क्वायर लिखूंगा और y2 क्या हो जाएगी? u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय 2g। अब साइन 30 क्या होता है? हाफ, तो ये नीचे क्या आ गया? 4 u स्क्वायर, ठीक है। तो u स्क्वायर बाय 4 इंटू 2g, u स्क्वायर बाय 4 इंटू 2g, क्या यहाँ पे 3 का ही फर्क है। तो y1
इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ y2, तो y2 क्या हो गया y1/3। बात समझ में आई क्या? y2 इज इक्वल टू y1/3, डी इज दी राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को देखो। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही आसान, बहुत ज़्यादा आसान कि एक पार्टिकल जैसे ही हवा में आता है उसके ऊपर कौन एक्ट करता है? सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करती है। समझ में आई बात? सवाल को पढ़ो फिर ध्यान से देखो। उसने कहा कि इग्नोरिंग एयर ड्रैग, तो एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर जी ही लगता है और वो नीचे की तरफ होता है। बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन नंबर 19, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज एट इट्स ग्रेटेस्ट हाइट इज हाफ टाइम्स इट्स इनिशियल स्पीड। कह रहा है कि जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है तो उसकी स्पीड इनिशियल स्पीड के आधी रह जाती है। तो क्या आपको ये पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल के पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है? पार्टिकल के पास क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी कि वी नॉट कॉस अल्फा। तो यहाँ पे अगर आपने वी नॉट से उछाला तो वी नॉट इक्वल्स टू वी नॉट कॉस एल्फा, वी नॉट बाई टू। उसने कहा ना आधी रह गई, तो आधी वेलोसिटी वी नॉट कॉस अल्फा के बराबर है, तो 1/2 इक्वल्स टू कॉस अल्फा। तो भैया क्या आंसर आ गया आपका? क्या कहा उसने? ठीक है, तो कितना आ गया? 60 डिग्री। कितना आंसर आया? 60। तो 19 का आंसर है बी, 60 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पार्टिकल इन अ वर्टिकल प्लेन इज दिस, y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, where a and b are constant, x and y are respectively horizontal and vertical distances of a particle from the। ठीक है, तो अब क्या करें? ये ठीक ठाक सवाल है, आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, y लिखा है y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। तो अगर आप इसको ऐसे देखें तो y की इक्वेशन आप दो जानते हैं, क्या? x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, और अगर मैं एक्सपेंडेड वाली लिख दूं तो क्या आएगा? x tan थीटा माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाय 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो किसी भी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देखो कि इसी इक्वेशन से जी एक्स स्क्वायर, अगर आप इसी इक्वेशन से ऊपर वाले को इक्वेट कर दो तो यहाँ पे tan थीटा किसकी इक्वल है? ए के इक्वल है, एक्स ए tan थीटा। तो tan थीटा किसके इक्वल आ गया? ए के। तो थीटा क्या आ गया? tan इनवर्स ए। अब ऐसा कितने ऑप्शन में फिट है? सी और डी ऑप्शन में मिल रहा है मुझे, तो ये दोनों ऑप्शन तो कर दो कट। ठीक है, अब उसके बाद उसने क्या पूछा? मैक्सिमम हाइट। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? यू स्क्वायर बाय 2g। तो आपको एंगल तो मिल गया। ठीक है, रेंज यहां से कितनी आ जाएगी? एक मिनट, आप ये देख लो कि अगर tan थीटा ए के इक्वल है तो a1, और ये कितना आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये है थीटा। तो अगर हम अपनी इक्वेशन को ध्यान से देखें, क्या ये b के इक्वल है? अपनी इक्वेशन को कंपेयर अगर हम करें तो g अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या ये b के इक्वल है? ठीक है, तो जैसे ही आपने इसको देखा, आपने देखा कि ये h भी कुछ फॉर्मूला देता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। एक मेरे पास h है और एक मेरे पास b है। मैं ऐसा देख रहा हूं, ट्रिक है बस, आप कई तरीके से अब इसके आगे आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने h और b को जैसे ही मल्टीप्लाई किया, h और b को जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या देखने के लिए मिला? g से कैंसिल हो गया, u स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया? tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4। tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4। अब tan थीटा किसके इक्वल है? a के इक्वल है, तो a स्क्वायर, तो h मिल गया मुझे यहाँ से। मैंने ये वाली एक बस ट्रिक खेली है, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा है, किसी भी तरह कैंसिल हो रहा था और मुझे h निकालना था, मेरा टारगेट ये था। तो मैंने इन दोनों को क्या करा? मल्टीप्लाई। तो h क्या आ गया? a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4b। ठीक है,
तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने 20 न्यूमेरिकल करने की कोशिश की है। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे बताएगा कि मुझे आपके लिए काम कैसे करना है। 10 सवाल लेके आने हैं, 20 सवाल लेके आने हैं, या मैं और इससे ज़्यादा लंबी वीडियो ला सकता हूँ, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहिए, एक्सप्लेनेशन जितनी दी है उससे कम चाहिए। तो ये सारे फीडबैक आपके मुझे मिल जाएं तो मैं और अच्छा काम कर पाऊँगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैं आपके लिए ऐसी न्यूमेरिकल वाली सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पे नेक्स्ट वीडियो आएगी और ऑप्टिक्स पे आएगी, आती ही रहेंगी मतलब, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ अब चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, हमें थोड़ा सा ऊपर उठाएं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।